नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों के बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जिसे हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों कि हम लोगों को स्पेशली किसी एक चीज़ के लिए कोचिंग ना करनी पड़े, किसी एक चीज़ के लिए हमें पढ़ाई ना करने पड़े, जिसके लिए साथियों मैंने कंबाइंड बैच मतलब कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस किया, जिसमें यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट तीनों के सिलेबस को साथियों एनालिसिस करने के बाद ये क्लास प्रत्येक दिन बाल विकास की क्लास आप लोगों को दी जाती है, जिसमें साथियों विस्तृत थ्योरी की क्लास को हम लोग करते हैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, एक एक चीज़ों को अच्छे से व्याख्या करते हुए समझते हुए ये क्लास हम लोग करते हैं, जिसमें साथियों ये हम लोगों के 48 नंबर की क्लास होगी। बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों के 48 नंबर 48 नंबर की क्लास होगी साथियों, जिसे हम लोग प्रत्येक दिन अच्छे से इस क्लास को करते हैं। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि सी टेट का एग्ज़ाम, जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना था, जिसे कि कोविड-19 एपिडेमिक कोविड-19 महामारी के कारण जो एग्ज़ाम पहले ही होना था लेकिन उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, उसका साथियों एडमिट कार्ड अब आ चुका है। एग्ज़ाम डेट तो पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी थी कि 31 जनवरी 2021 को होना है, लेकिन उसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया था। लेकिन आज दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास सी टेट का एग्ज़ाम साथियों, सी टेट के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है वो अभी आ गया है। सरकारी रिजल्ट पे जाके आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और मजबूती और लगन के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपका सिलेबस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे 3 क्लासें यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन दी जाती हैं। एक क्लास साथियों सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है प्रत्येक दिन, जो कि आज साथियों किसी कारणवश थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी क्लास आप लोगों की हो रही है, ठीक, जिसका साथियों 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को प्रत्येक दिन हिंदी की क्लास दी जाती है, उसका भी सिलेबस लगभग 90 से 95% सिलेबस समाप्त हो चुका है। तीसरी क्लास साथियों आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पार्ट में 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों को दी जाती है, बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ डीपली, ठीक साथियों। थ्योरी की क्लास आप लोगों को दी जाती है। इन सभी क्लासों को आप लोग देखा करिए। अगर बाल विकास की पिछली क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पिछली क्लासों का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अगर बाल विकास की बात करें साथियों तो हम लोग अपने 10वें चैप्टर को, बाल विकास में हम लोग बिल्कुल अच्छे से थ्योरी को पढ़ते हुए 10वें चैप्टर को, जिसका नाम था आकलन मूल्यांकन, क्या नाम था, जिस चैप्टर का नाम था आकलन मूल्यांकन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये चैप्टर का नाम था, जिसमें हम लोगों ने आकलन को अच्छे से पढ़ा। आकलन से रिलेटेड जो टॉपिक थे उसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इसी में मूल्यांकन से रिलेटेड भी उसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने जाना कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन के बारे में कौन कौन से विद्वानों का क्या क्या मत रहा है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोगों ने अच्छे से जाना, जो कि सी टेट के एग्ज़ाम में अच्छे से एग्जामिनर मतलब जो भी विद्वान होते हैं उनके कथनों को, उनके स्टेटमेंट को एग्जामिनर पुटअप करता है आप लोगों से। साथ ही साथ मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इसे भी हम लोगों ने जाना। मूल्यांकन के साथियों टॉपिक में ही आज का हम लोगों का टॉपिक होगा कि मूल्यांकन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जाता है, ठीक साथियों, कौन कौन से प्रकार से मूल्यांकन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन होता है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में अच्छे से विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, ठीक साथियों। ये आज का हम लोगों का टॉपिक होगा। तो साथियों मूल्यांकन के अगर हम वर्गीकरण के संबंध में बात करें, इस क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन के अगर संबंध में हम लोग बात करें, रिलेशन में बात करें साथियों, तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, किसी बालक का अगर शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन करना है तो हम अनेकों प्रकार से, खास तौर पर टेस्ट के माध्यम से उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा अगर बात करें साथियों तो शिक्षक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों के बारे
में ज्ञान प्राप्त करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही जो शिक्षक होता है वह शिक्षार्थी की जो शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं उसके बारे में क्या करता है, जो शिक्षक होता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद साथियों शिक्षक का वह क्या करता है, मार्गदर्शन। जब शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थी का मूल्यांकन के माध्यम से उसके साथियों क्या कहते हैं उपलब्धियों के बारे में वो अगर जान लेगा तो उसी के अकॉर्डिंग साथियों जो शिक्षक होगा वो शिक्षार्थी का क्या करेगा, मार्गदर्शक करेगा। साथियों मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं साथियों? पहला भाग है आंतरिक मूल्यांकन। पहला भाग होता है साथियों आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन। दूसरा होता है साथियों बाह्य मूल्यांकन। दूसरा होता है बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन अर्थात एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तीसरा और अंतिम जो मूल्यांकन होता है साथियों उसे हम कहते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसे कहते हैं साथियों फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मूल्यांकन को साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपसे एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मूल्यांकन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन दे देगा 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। तो साथियों मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं साथियों? वो 3 भाग हैं। पहला है आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल इवैल्यूएशन। दूसरा है बाह्य मूल्यांकन अर्थात एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। और तीसरा होता है संरचनात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक साथियों, अब हम इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन के साथ जानेंगे और समझेंगे। तीनों को एक एक करके साथियों हम लोग अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है अर्थात आंतरिक इवैल्यूएशन क्या होता है। तो साथियों अगर हम आंतरिक इवैल्यूएशन की बात करें तो मतलब अंदर का जो मूल्यांकन होता है। आंतरिक इवैल्यूएशन का मतलब, मूल्यांकन का मतलब हुआ साथियों कि जो अंदर की चीज़ें मूल्यांकन की जाने वाली। अर्थात साथियों आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा अध्यापक या विद्यालय के अध्यापक ही विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करते हुए करते हैं। कहा गया साथियों कि जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं साथियों, जो कक्षाध्यापक होते हैं या विद्यालय के जो भी अध्यापक होते हैं वो विद्यार्थियों के साथियों परीक्षा लेते हैं, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं, जिसके लिए एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसकी या तो परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे साथियों उनके विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को चाहे साप्ताहिक रूप से, चाहे अगर बात करें तो मासिक रूप से, या तो अर्धवार्षिक अर्थात हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रूप में, या तो फिर साथियों ईयरली एग्जामिनेशन को आयोजित करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थियों का क्या करते हैं, वो इवैल्यूएशन करते हैं या तो मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि साथियों अगर बात करें तो सही ढंग से अगर बात करें साथियों तो विद्यार्थी
यद्यपि साथियों अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों का वास्तविक मूल्यांकन उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक ही कर सकते हैं। यद्यपि कहा गया है साथियों कि विद्यार्थियों का अगर सही मूल्यांकन की बात करें तो संबंधित विद्यार्थी के विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं, रियल अगर मूल्यांकन बात करें साथियों तो वही लोग कर सकते हैं। कारण क्या है साथियों? क्योंकि वे छात्रों के साथ काफ़ी समय से संपर्क में रहते हैं और इन्हीं रहने के कारण ही उनकी रुचियों एवं क्षमताओं तथा उनके व्यक्तित्व की आंतरिक तथा बाह्य पहलुओं से पर्याप्त रूप से परिचित होते हैं। कहा गया साथियों कि जो शिक्षक होते हैं संबंधित विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों से काफ़ी समय तक साथियों उनके साथ रहते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण उनकी रुचि, उन विद्यार्थियों की रुचि क्या है, उन विद्यार्थियों की व्यक्तित्व क्या है, उन विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, इन सभी चीज़ों की अच्छी तरीके से वो माप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का अच्छे से वो क्या कर सकते हैं साथियों, आंतरिक रूप से देखें चाहे बाह्य रूप से देखें, इन सभी पहलुओं का क्या करते हैं, आंतरिक या बाह्य पहलुओं को क्या करते हैं साथियों, जो शिक्षक होते हैं वो अच्छे से पर्याप्त मात्रा में उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों तो आंतरिक व बाह्य पहलुओं से पर्याप्त रूप से परिचित होते हैं, परंतु अगर बात करें साथियों तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो कि यदि विद्यालय साथियों शिक्षक किसी विद्यार्थी से नाराज़गी के कारण व्यक्तिगत पक्षपात के कारण उस विद्यार्थी विशेष को कम अंक दे जबकि वह अधिक अंक पाने के योग्य है, तो परिणामतः क्या होता है साथियों कि आंतरिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ न रहकर आत्मनिष्ठ अभिवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। कहा गया कि जब अगर साथियों मान लीजिए कि संबंधित विद्यार्थी के विद्यालय का शिक्षक पक्षपात करते हुए अर्थात किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से अगर उसकी नाराज़गी है, पता नहीं क्यों आज खांसी आ रही पार्टिकुलर स्टूडेंट से अगर उसकी नाराज़गी है शिक्षक की साथियों, तो वो पक्षपात करते हुए उसका मूल्यांकन करेगा और उसे कम अंक देगा। उसे क्या करेगा साथियों, उस विद्यार्थियों को साथियों मतलब विद्यार्थी विशेष को साथियों कम अंक देकर, जबकि विद्यार्थी अधिक अंक पाने का क्या है, हकदार है, योग्य है, लेकिन उसे कम अंक दिया जाएगा, जिससे आंतरिक मूल्यांकन क्या होगा साथियों, वस्तुनिष्ठ न रहकर वह आत्मनिष्ठ अभिवृत्ति की ओर अग्रसर करता है, जिसके कारण विद्यार्थी का वास्तविक मूल्यांकन उसकी योग्यता, क्षमता व अभिवृत्ति के अनुरूप नहीं हो पाता। जब शिक्षक क्या करेगा, हालांकि कोई भी शिक्षक ऐसा कभी करता ही नहीं है, कोई भी शिक्षक ऐसा कभी करता नहीं है। 99% शिक्षक साथियों 99.99% शिक्षक जो होते हैं उनके दिल में उनके लिए सभी बच्चे एक समान रूप से होते हैं, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। 0.1% में अपवाद के रूप में हर जगह होते हैं। ठीक साथियों, तो जिसके कारण साथियों क्या होता है कि उस बच्चे का रियल में जो मूल्यांकन होगा, उसके मूल्यांकन की जो योग्यता है, क्षमता या अभिवृत्ति है, उसके अनुरूप उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। ऐसा भी देखा गया है साथियों कि कभी कभी विद्यार्थियों के संपर्क में रहने से शिक्षक उनके गुण दोषों के प्रति भिन्न भिन्न धारणा रखता है। वह साथियों विद्यार्थी को वस्तुनिष्ठ न होकर पूर्वधारणा से ग्रस्त होकर अंक प्रदान करता है, जिसके कारण आंतरिक मूल्यांकन की विश्वसनीयता जो होती है, वैधता होती है तथा उपयुक्तता जो होती है वो सीमित हो जाती है। सीमित का मतलब वह पूर्ण धारणा तक ही सीमित हो जाती है। जब शिक्षक पूर्ण धारणा से साथियों ग्रसित हो जाता है तो वह एक निश्चित भावनाओं तक, निश्चित चीज़ों तक रहती है साथियों, इस वजह से उसका सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। इस प्रकार अगर हम बात करें साथियों तो आंतरिक मूल्यांकन द्वारा किसी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव हो पाता है जब विद्यालय प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखे तथा शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता व ईमानदारी से कराएं। वस्तुनिष्ठता व ईमानदारी के साथ क्या करें, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराया जाए। ये होता है साथियों आंतरिक मूल्यांकन। अब अगर हम बाह्य मूल्यांकन अर्थात एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की बात करें, बाह्य मूल्यांकन अर्थात एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें साथियों तो यह बाह्य मूल्यांकन होता है।
आंतरिक मूल्यांकन में क्या होता है साथियों कि आत्मनिष्ठता का तत्व विद्यमान होने के कारण विद्यार्थी का वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। अतः विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई विभिन्न कक्षाओं के समस्त विषयों की जो शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं साथियों, उन उपलब्धि के मूल्यांकन व परीक्षा के परिणामों के स्तर में एकरूपता लाने की दृष्टि से वाह्य मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों महसूस होती है साथियों कि समस्त विषय की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उसका मूल्यांकन व परीक्षा के परिणाम के स्तर में एकरूपता, मतलब समान रूप से उसमें एकरूपता लाने के लिए साथियों, लाने की दृष्टि से वाह्य मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस होती है कि एक समान रूप से बिना पक्षपात किए मूल्यांकन किया जा सके। क्या हो साथियों, किया जा सके। वाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत अगर बात करें साथियों तो विद्यार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धि व सत्रीय कार्यों का मूल्यांकन होता है वह निष्पक्ष व बाहरी परीक्षकों द्वारा कराया जाता है। कारण क्या होता है साथियों, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता व उपयुक्तता के तत्व विद्यमान रहें। वाह्य मूल्यांकन इस वजह से करवाया जाता है साथियों, अर्थात संबंधित विद्यार्थी के स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा न करवाकर बाहरी विद्यालय के शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि जो मूल्यांकन हो उसमें क्या बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे, वस्तुनिष्ठता भी बनी रहे, साथ ही साथ वैधता व उपयुक्तता भी, ये सभी तत्व क्या हों वाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यमान रहे। साथियों वाह्य परीक्षा जो होती है वो विद्यार्थियों में स्वयं प्रतियोगिता की दौड़ में आगे बने रहने के लिए प्रेरित करती है। क्या होती है, प्रतियोगिता के दौड़ में हमेशा आगे बने रहने के लिए जो वाह्य मूल्यांकन होता है वो क्या होती है, बहुत मायने रखती है। ठीक साथियों, क्या होती है, बहुत मायने रखती है, जिसके कारण विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी साथियों अपडेट होते रहते हैं, साथ ही साथ अध्ययन में लगे रहते हैं। परंतु अगर बात करें साथियों तो आज की परिस्थितियों में विद्यार्थियों द्वारा वाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना अपने आप में वाह्य परीक्षा की मूलभूत नीतियों व उद्देश्यों को चुनौती देने जैसा है। वाह्य परीक्षाएं विशेषतः मुखाग्र पाठन प्रणाली पर चयनित अधिगम अनुभव को प्रोत्साहित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार जो चयनित शिक्षण अधिगम व परीक्षार्थी प्रणाली से छात्रों का वास्तविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वे भाग्य या अवसर के भरोसे ही परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है साथियों कि वाह्य परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कम रुचि लेते हैं, जिसके मूल्यांकन की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। मतलब कभी कभी यह कहा गया साथियों कि जो बाहरी शिक्षक होते हैं वो वाह्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में उतनी रुचि नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, उतनी रुचि नहीं लेते हैं, जिसके कारण मूल्यांकन की क्या होती है साथियों, गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। यही होता है साथियों वाह्य मूल्यांकन। कोठारी कमीशन की भी यहाँ पे बात किया गया साथियों, किसकी, कोठारी कमीशन की भी चर्चा की गई। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। कोठारी कमीशन साथियों अगर बात करें तो यह 1964 से 66 में था। 1964 से 66 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कोठारी कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव दिया साथियों कि वाह्य परीक्षा विशेषतः अधिगम अनुभव को प्रोत्साहित करती है। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1964 से 66 के बीच में दिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो वाह्य परीक्षा होती है यह वाह्य परीक्षा विशेषतः अधिगम अनुभवों को प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। वाह्य परीक्षा के द्वारा मात्र पाठ्यक्रम की विषय सामग्री का ही मूल्यांकन हो पाता है। वाह्य परीक्षा जो होता है वह सिर्फ पाठ्यक्रम की, जो पाठ्यक्रम होता है साथियों उस पाठ्यक्रम की जो विषय सामग्री होती है उसी का ही मूल्यांकन हो पाता है। लेकिन साथियों छात्र की संपूर्ण योग्यता जो होती है अर्थात उपलब्धि, अभिरुचि तथा अभिक्षमता जो होती है, इसका मूल्यांकन वाह्य शिक्षकों द्वारा नहीं हो पाता। वाह्य शिक्षकों द्वारा इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। अतः साथियों वाह्य परीक्षा के स्थान पर आंतरिक व सतत मूल्यांकन प्रणाली द्वारा ही छात्र की समस्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह बात कोठारी कमीशन ने अपनी 1964 से 66 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया या तो कहा। ठीक साथियों, अब आगे हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अर्थात संरचनात्मक मूल्यांकन।
अर्थात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें अगर साथियों, ठीक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो जब कोई भी शैक्षिक योजना या शैक्षिक कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक या निर्माणावस्था में हो और उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फिर से समझिएगा साथियों कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। जब कोई भी शैक्षिक योजना हो या तो शैक्षिक कार्यक्रम हो वह अपने प्रारंभिक या निर्माणावस्था में हो और उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जा सके, अर्थात यह कह सकते हैं कि कोई योजना हो वह शुरुआती अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन किया जाए और इसी के साथ उसमें सुधार किया जा सके, तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वह क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या तो संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। साथियों इस प्रकार संरचनात्मक मूल्यांकन के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि किसी प्रस्तावित शिक्षा योजना, कार्यक्रम या नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षक विधि, शिक्षण सामग्री, परीक्षा पैटर्न या मूल्यांकन विधि की संरचना करना होता है। फिर से समझिए, अगर संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, शिक्षा योजना, इसके अंतर्गत साथियों शिक्षा योजना होता है, शिक्षा योजना, नीति, क्या क्या होता है, शिक्षा योजना, नीति या तो कार्यक्रम साथ ही साथ पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और इसी के साथ साथ साथियों शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो परीक्षा प्रणाली, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ साथियों मूल्यांकन विधि की संरचना करना होता है। मूल्यांकन विधि की संरचना करना होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत साथियों बताया गया कि जो शिक्षा योजना होती है, साथ ही साथ साथियों जो शिक्षा की नीति होती है या तो शिक्षा कार्यक्रम होता है, साथ ही साथ पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा पैटर्न, साथ ही साथ साथियों जो मूल्यांकन की विधि होती है, इन सभी की जो संरचना होती है इसी को संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। साथियों किसी भी शैक्षिक योजना, कार्यक्रम या नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व अगर बात करें तो इन सभी से पूर्व उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को संरचनात्मक मूल्यांकन कहकर पुकारते हैं। इसके अंतर्गत साथियों बात करें तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मूल्यांकनकर्ता जो होता है वह प्रस्तावित शिक्षा योजना, कार्यक्रम या नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या मूल्यांकन विधि का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। इसके बाद साथियों उसके प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में विशेषज्ञों की जो संपत्ति प्राप्त होती है विशेषज्ञों की संपत्ति का मतलब हुआ साथियों विशेषज्ञों की जो मत होता है, विशेषज्ञों की जो राय होती है, अंत में जो विशेषज्ञों की संपत्ति प्राप्त होती है, यह संपत्ति साक्षात्कार, प्रश्नावली
रेटिंग स्केल, निरीक्षण विधि आदि उपयुक्त विषयों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और अंत में विशेषज्ञों से प्राप्त जो सूचना होती है उन सूचनाओं के आधार पर प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है तथा उसे अंतिम रूप भी दिया जाता है। इस प्रकार साथियों अगर हम बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन जो है क्या है, इस प्रकार से जो संरचनात्मक मूल्यांकन है, इस प्रकार से साथियों एक सेकेंड, इस प्रकार से साथियों जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, इस संरचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तावित प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन करके प्रारूप में परिवर्तन करके उसे अंतिम रूप देता है। उदाहरण की अगर बात करें तो जिस प्रकार एक लेखक मनोविज्ञान की पुस्तक को स्नातक के विद्यार्थी के लिए लिखता है तथा उस पुस्तक के प्रकाशन व वितरण से पहले उसका एक प्रथम प्रारूप फर्स्ट जो साथियों ड्राफ्ट तैयार करता है और इस प्रारूप में उस पुस्तक की कमियों व त्रुटियों को दूर कर उसमें सुधार करने या यथावत प्रयास करता है तथा उस पुस्तक की संपूर्ण विषय वस्तु का पुनः गहन अध्ययन करके लेखन की गुणवत्ता की जांच करता है ताकि वह पुस्तक स्नातक के विद्यार्थियों व शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सके एवं साथियों यह पुस्तक उन्हें सार्थक व शुद्ध जानकारी दे सके। इस प्रकार इस उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करके उनके शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार की गई योजना की कमियों को इंगित करना तथा उसमें सुधार के उपाय को बताया जाता है। यही साथियों क्या होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। एक और मूल्यांकन होता है साथियों, मूल्यांकन की बात करें तो एक और मूल्यांकन होता है योगात्मक मूल्यांकन। क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन, इसे भी हम लोग जानेंगे समझेंगे कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। सुमेटिव इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन इसे कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। चौथा होता है साथियों सुमेटिव, योगात्मक मूल्यांकन। इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन साथियों होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है इसे हम बात करेंगे। साथियों किसी शैक्षिक योजना या कार्यक्रम को अंतिम रूप देने या उसे चालू करने के पश्चात उसकी समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है साथियों, कोई भी शिक्षण विधि होती है या तो शिक्षण योजना होता है या प्रणाली साथियों, इन सभी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद उसे चालू कर दिया जाता है। इसे चालू करने के पश्चात उसमें साथियों जो समग्र वांछनीयता होती है, इस वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है यही क्या होता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन अर्थात योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र में योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है साथियों जो किसी पूर्व निर्मित व चालू शिक्षा कार्यक्रम, योजना या नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री या मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो यह योगात्मक मूल्यांकन होता है साथियों, यह जो किसी पूर्व निर्मित व चालू कोई शिक्षा कार्यक्रम हो या योजना हो या नीति हो या पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन विधि, इन सभी की क्या उपयोगिता है, इन सभी की उपयोगिता की जांच करना ही, इन सभी की उपयोगिता की जांच किया जाना ही साथियों क्या होता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन अर्थात योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है, इसके अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम शिक्षा कार्यक्रम, योजना या नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार योजना, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल व निरीक्षण विधि द्वारा उपयुक्त मापन उपकरण या निर्माण करता है। इसके बाद साथियों जब वह मापन कर लेता है या उपकरणों को एकत्रित कर लेता है, इसके बाद विशेषज्ञों की सम्मति एकत्रित करता है तथा यह निर्णय लेता है कि शिक्षा कार्यक्रम, योजना या नीति, शिक्षण विधि,
शिक्षण सामग्री या मूल्यांकन विधि को भविष्य में आगे चालू अर्थात आगे जारी रखा जाए अथवा नहीं। यदि साथियों चालू रखा जाए तो किस रूप में इसे चालू रखा जाए। उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया गया साथियों, उदाहरण के तौर पे बताया गया कि यदि एक लेखक द्वारा रचित मनोविज्ञान की पुस्तक के बाजार में प्रकाशित होने के पश्चात पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक लिया जाता है कि वह पुस्तक स्नातक मनोविज्ञान के विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए कितनी उपयोगी और सार्थक सिद्ध हुई है। जब साथियों इसका क्या किया जाता है, इसका फीडबैक ले लिया जाता है, तो उसके बाद यह भी देखा जाता है साथियों क्या उस पुस्तक की बिक्री या अन्य मनोविज्ञान की पुस्तकों से अच्छी हो रही है या नहीं, क्या यह पुस्तक मनोविज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर पा रही है या नहीं, क्या इस पुस्तक के अध्ययन करने के पश्चात स्नातक के विद्यार्थियों का परीक्षा फल पिछले वर्ष से उत्तम हो रहा है या नहीं। यदि इस पुस्तक का साथियों फीडबैक अर्थात पृष्ठपोषण उपरोक्त सभी दृष्टिकोणों से समग्र रूप से सकारात्मक व संतोषजनक भी अगर रहता है तो उस पुस्तक को भविष्य के प्रतिवर्ष उसी रूप से प्रकाशित करना जारी रखा जाता है। प्रकाशित करना क्या साथियों जारी रखा जाता है। ठीक, ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। अब अगर हम साथियों बात करें, थोड़ी सी हम लोग समझने की चीज़ें होती हैं, समझेंगे हम लोग कि संरचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। संरचनात्मक व योगात्मक संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। इसके अंतर की अगर हम बात करें साथियों, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में अगर हम अंतर की बात करें तो संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है साथियों, यह अल्पकालिक निर्णय लेने में सहायता ली जाती है। संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा अल्पकालिक निर्णय लेने में सहायता ली जाती है। ठीक, लेकिन अगर वहीं हम योगात्मक मूल्यांकन की बात करें अर्थात सुमेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा दीर्घकालिक निर्णय लेने में सहायता ली जाती है। इसमें अल्पकालिक निर्णय लिया जाता है साथियों, अल्पकालिक निर्णय लिया जाता है किसमें, संरचनात्मक मूल्यांकन में। लेकिन अगर योगात्मक मूल्यांकन की बात करें साथियों तो इसमें दीर्घकालिक निर्णय लिया जाता है अर्थात हमेशा के लिए इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो हमेशा के लिए लिया जाता है। और इसमें जो लिया जाता है अल्पकालिक अर्थात टेम्परेरी डिसीजन इसके अंतर्गत लिया जाता है। किसके अंतर्गत, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत। दूसरे अगर साथियों अंतर की बात करें तो जब एक शिक्षक शैक्षणिक सत्र के मध्य या पाठ्यक्रम में 1 या 2 इकाई पूरी करने के पश्चात छात्रों का साप्ताहिक, दैनिक या मासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा लेता है तथा छात्र की उपलब्धियों व कमियों को जानने व शिक्षक की प्रभावशीलता जानने हेतु पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्र का निरंतर मूल्यांकन करता रहता है तो यह संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके अंतर्गत साथियों संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत दूसरा अगर अंतर बात करें तो यह कहा गया कि जब पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान मध्य में या पाठ्यक्रम में 1-2 इकाई जैसे ही पूरी हो जाता है, जैसे ही 1-2 अध्याय, 1-2 लेसन या 1-2 इकाई जैसे ही पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि छात्रों का साप्ताहिक, दैनिक या मासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से क्या लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षण लेता है। उसके बाद छात्रों की जो उपलब्धि होती है या कमियों को जानता है। उसके बाद शिक्षण की प्रभावशीलता जानने हेतु पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्र का निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। लेकिन अगर योगात्मक मूल्यांकन की बात करें,
योगात्मक मूल्यांकन की बात करें साथियों, तो जब एक शिक्षक शैक्षणिक सत्र या पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात या समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि के मापन हेतु वार्षिक परीक्षा लेता है ताकि अगली कक्षा में छात्र को प्रोन्नति मिल सके, तो यह योगात्मक परीक्षा होता है। अर्थात बताया गया यह दीर्घकालिक, अर्थात विद्यार्थियों द्वारा जो भी पढ़ाई किया गया, साथियों पूरे शैक्षणिक सत्र में पूर्व पाठ्यक्रम को पूर्ण होने के पश्चात समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मापन हेतु जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है साथियों, इसके माध्यम से वार्षिक परीक्षा के आयोजन करने के बाद जो शिक्षक होता है या योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसी चीज़ का मापन करने की जो चीज़ें होती है साथियों, यह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होती हैं। और इसके अंतर्गत साप्ताहिक, मासिक या तो साथियों या तो साप्ताहिक होता है, मासिक होता है, या तो अर्धवार्षिक साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन के द्वारा विद्यार्थियों का मापन किया जाता है और उसी के हिसाब से उसका साथियों क्या होता है, पूरे सत्र के दौरान देखभाल किया जाता है, उसी के अनुसार से शिक्षा दी जाती है। यही साथियों संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। अगला साथियों अंतर बताया गया कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है या संरचनात्मक मूल्यांकन के हेतु आंतरिक मूल्यांकनकर्ता उत्तम होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता होता है उसे उत्तम माना गया, लेकिन अगर योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत बात करें तो इसमें साथियों बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उत्तम माना गया। इसमें आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को उत्तम माना गया, लेकिन इसमें योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत बात करें साथियों तो इसमें बाह्य मूल्यांकनकर्ता को साथियों महानता दी गई या उत्तम माना गया। योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उत्तम माना गया, लेकिन अगर संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत बात करें तो इसमें आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को उत्तम बताया गया। ठीक साथियों, और चौथे अंतर की बात करें तो चौथा अंतर साथियों है, एक सेकेंड, चौथा अंतर बताया गया संरचनात्मक मूल्यांकन में कि संरचनात्मक मूल्यांकनकर्ता जो होता है वो शैक्षिक जगत की वास्तविकता से अधिक निकट रहता है तथा शैक्षिक कार्यक्रम तथा योजनाओं को प्रभावशाली बनाने में सक्रिय भूमिका अदा करता है। यह योजना जो होती है वह निर्माण समिति का सक्रिय सदस्य होता है और इसमें सुधार व उसे प्रभावकारी बनाने के लिए सदा सक्रिय भूमिका अदा करता है। फिर से समझिए, कहा गया कि संरचनात्मक जो मूल्यांकनकर्ता होता है वह शैक्षिक जगत की वास्तविकता के अधिक निकट होता है तथा शैक्षिक कार्यक्रमों तथा योजनाओं को प्रभावशाली बनाने में क्या होता है, सक्रिय भूमिका अदा करता है। यह योजना जो होती है, कौन सी, संरचनात्मक मूल्यांकन की योजना जो होती है साथियों, यह निर्माण समिति का सक्रिय सदस्य होता है और उसके सुधार व उसे प्रभावकारी बनाने के लिए सदा सक्रिय भूमिका भी अदा करता है। लेकिन अगर यही योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत बताया गया साथियों कि जो योगात्मक मूल्यांकन करता है होता है वह केवल निर्णय का कार्य करता है। वह केवल साथियों क्या करता है, यह सिर्फ और सिर्फ निर्णय का काम करता है, निर्णय का काम करता है। ठीक साथियों, जो योगात्मक मूल्यांकन करता होता है सिर्फ निर्णय का काम करता है, उसे साथियों शैक्षिक कार्यक्रम या योजना के सुधार या प्रभावशाली होने का कोई भी मतलब नहीं होता। मतलब जो शैक्षिक कार्यक्रम होता है या योजना में सुधार क्या करना है या कितना प्रभावशाली है, इससे कोई उसका मतलब नहीं होता जो योगात्मक मूल्यांकन करता होता है। ठीक, ये साथियों दोनों में डिफरेंट होता है। क्या होता है, यही दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक, अब मूल्यांकन के बात करें अगर साथियों तो मूल्यांकन में अब हम लोग अगले टॉपिक को बात करेंगे कि मूल्यांकन के उपकरण और प्रविष्टियां क्या हैं। मूल्यांकन के कौन कौन उपकरण हैं और कौन कौन सी प्रविष्टि है साथियों, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
मूल्यांकन के उपकरण व प्रविष्टियाँ। मूल्यांकन के उपकरण व प्रविष्टियाँ। मूल्यांकन के उपकरण और प्रविष्टियों की बात करें, अर्थात साथियों टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक। उपकरण का मतलब टेक्निक, प्रविष्टियों का मतलब टूल्स, ठीक। मूल्यांकन के उपकरण व प्रविष्टियां जो होती हैं, इसकी अगर बात करें साथियों तो मूल्यांकन की प्रविधि या प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि वह प्रविधि है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान व व्यवहार में हुए परिवर्तन तथा उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं की जांच की जाती है। इसमें अगर बात करें साथियों तो इसमें बालक के ज्ञान व व्यवहार में इसके अंतर्गत बालक के ज्ञान व व्यवहार में हुए परिवर्तनों को इसके द्वारा साथियों बालक के जो ज्ञान होता है वह व्यवहार होता है, उन परिवर्तनों तथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं की उनकी जो व्यक्तिगत विशेषता होती है, इन विशेषताओं की साथियों जांच की जाती है। मूल्यांकन के उपकरण व प्रविष्टियों के अंतर्गत साथियों बालक का जो ज्ञान होता है, बालक के ज्ञान व व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों की साथियों व्यक्तिगत जो विशेषता होती है, उसकी व्यक्तिगत विशेषता की जो जांच की जाती है, यही क्या होती है साथियों, यही मूल्यांकन के उपकरण व प्रविष्टियां होती हैं। इस संबंध में साथियों डॉक्टर B.S. ब्लूम कहते हैं, एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर B.S. ब्लूम। डॉक्टर B.S. ब्लूम जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं साथियों कि अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह विधि है अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह विधि है अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह विधि है जिसमें व्यवहार के वांछित परिवर्तन के जिसमें व्यवहार के साथियों वांछित परिवर्तन के वैध परिणामों को साथियों प्राप्त करने की क्षमता हो। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा साथियों, क्या कहा गया। डॉक्टर B.S. ब्लूम जी साथियों मूल्यांकन के उपकरण और प्रविष्टियों के संबंध में कहते हैं कि अच्छी मूल्यांकन प्रविधि वह विधि है जिसमें व्यवहार के जो वांछित परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का जो वैध परिणाम होता है, साथियों इसे प्राप्त करने की क्षमता होती है, वही क्या होता है, मूल्यांकन की प्रविधि होती है। साथियों बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को किसी एक प्रविधि द्वारा जांचा नहीं जा सकता। कहा गया साथियों डॉक्टर B.S. ब्लूम जी कहते हैं साथियों
कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तनों की किसी एक प्रविधि द्वारा जांच नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी जांच करने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः मूल्यांकन में विभिन्न प्रविधियों का समावेश रहता है, क्योंकि मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। मूल्यांकन अनेक उद्देश्यों से किया जाता है तथा उद्देश्यों के अनुरूप ही मूल्यांकन के उपकरण भी परिवर्तित होते हैं। ठीक साथियों, ये बात कौन कहा? डॉक्टर B.S. ब्लूम जी के है। आगे साथियों एक और विद्वान होते हैं जिनका नाम है राइट स्टोन। राइट स्टोन जी कहते हैं साथियों, राइट स्टोन जी क्या कहते हैं? राइट स्टोन जी कहते हैं साथियों मूल्यांकन के संबंध में, ये कह रहे हैं कि आधुनिक मूल्यांकन में जांच की विधि आधुनिक मूल्यांकन में जांच की विधि आधुनिक मूल्यांकन में जांच की विधि, रीतियां, उपलब्धि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, चरित्र संबंधी परीक्षण, चरित्र संबंधी परीक्षण, चरित्र संबंधी जो परीक्षण होता है साथियों, साथ ही साथ क्रम निर्धारण मान, प्रश्नावली, प्रतिफलों के निर्णय मान, और क्या कहा गया साथियों? साक्षात्कार, नियंत्रित निरीक्षण रीतियां, साक्षात्कार, नियंत्रित निरीक्षण रीतियां, समाजमितीय विधियां, तथा घटनावृत्तों का प्रयोग होता है। राइट स्टोन जी साथियों मूल्यांकन के संबंध में क्या कहते हैं? राइट स्टोन जी मूल्यांकन के संबंध में क्या कहते हैं साथियों? ये कह रहे हैं कि आधुनिक मूल्यांकन के जांच की विधि, रीतियां, उपलब्धि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, चरित्र संबंधी परीक्षण, क्रम निर्धारण मान, प्रश्नावली, प्रतिफल के निर्णय मान, साक्षात्कार, नियंत्रित निरीक्षण रीतियां, समाजतीय विधियां तथा घटनावृत्तों का जो प्रयोग होता है, यही क्या होता है? यही साथियों मूल्यांकन होता है। ये इसी प्रकार से मूल्यांकन की जांच की जा सकती है। यह बात कौन कहते हैं साथियों? राइट स्टोन जी अपने शब्दों में लिखे हैं, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक साथियों,
तो ये साथियों मूल्यांकन से संबंधित कुछ बातें थी। अगला टॉपिक मूल्यांकन में होगा साथियों कि मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं, प्रविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। यह साथियों क्या है, मूल्यांकन के से संबंधित अगली क्या होगी, अगली बातें होंगी, अगला टॉपिक होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। आप लोगों का सिलेबस की बिल्कुल चिंता न करिए, आपका एग्ज़ाम होने से पहले हम अपने सिलेबस को समाप्त कर देंगे। ठीक, पूरी गारंटी पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त होने से पहले मैं अपने सिलेबस को समाप्त कर दूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक साथियों, बस आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से विधिवत क्लासों को देखा करिए। साथ ही साथ क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे आप फेसबुक चलाएं, व्हाट्सअप चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, टेलीग्राम चलाएं, आप लोग साथियों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपकी ये क्लासें पहुँच सके और उनके भी करियर में कुछ योगदान दे सकें। ठीक साथियों, आप लोगों का अगर कोई सुझाव होगा, आप लोग और कुछ अगर अपने परीक्षा से संबंधित कुछ भी चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक साथियों, और अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। परीक्षा की तैयारी पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए। आपका एडमिट कार्ड आज के दिन आ गया है। ठीक, पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए। 31 जनवरी को आपकी परीक्षा होना सुनिश्चित किया गया है। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।